सभी शिक्षक बंधुओं एवं शिक्षिका बहनों को एक बार पुनः नमस्कार। आज का न्यूज़पेपर आप सबने पढ़ा होगा और आज लखनऊ से प्रकाशित खबर आपने पढ़ी होगी कि संभल का पीएम श्री स्कूल बना पूरे प्रदेश के लिए आदर्श मॉडल। देखिए कितनी बड़ी खबर है। जनपद संभल में जो शैक्षिक क्रांति चल रही है उसकी पूरे प्रदेश भर में गूंज है और आज शिक्षा की महानिदेशक स्वयं शिक्षा की महानिदेशक ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने इसे अन्य सभी पीएम श्री विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। आप देखिए जनपद संभल में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जो जनपद संभल में शैक्षिक क्रांति चल रही है। पीएम श्री विद्यालय 8 विकास खंडों में प्रत्येक विकास खंड में 2 पीएम श्री विद्यालयों की स्थापना हुई है और 16 पीएम श्री विद्यालय हैं। जो स्कूल की महानिदेशक हैं, स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने पूरे प्रदेश भर के लिए संभल जनपद के पीएम श्री विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। कितने गौरवान्वित करने वाली बात है कि आपके संभल जनपद के पीएम श्री विद्यालय पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं ये लखनऊ से ये खबर छपी है और संभल का पीएम श्री स्कूल बना पूरे प्रदेश के लिए आदर्श मॉडल। इसको पढ़िए आप लोग। प्रदेश के संभल जिले का एक सरकारी स्कूल इन दिनों प्रदेश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और पता है कौन सा? इटैला माफी, जहां पिछले दिनों राज्यपाल महोदया भी आई थी। ये कोई आम स्कूल नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के तहत संचालित पीएम श्री विद्यालय है, जिसने अपने नवाचार और अनुशासन से स्कूल शिक्षा महानिदेशक तक को प्रभावित कर दिया है। प्रदेश में संचालित 1750 पीएम श्री विद्यालयों में ये स्कूल अब एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। यहाँ का दृश्य अब किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं दिखता। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने शिक्षकों के लिए खास ड्रेस कोड लागू किया है। अगले वीडियो में हम आपको इटैला माफी और जनपद संभल के 16 पीएम श्री विद्यालयों से भी अवगत कराएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम गिजू भाई के दिवा स्वप्न के तृतीय खंड का भाग 1 का अवलोकन करेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने शिक्षकों के लिए खास ड्रेस कोड लागू किया है। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं नियमित रूप से यूनिफॉर्म में विद्यालय आते हैं, जिससे बच्चों के मन में अनुशासन और आकर्षण दोनों विकसित हो रहे हैं। स्कूल का प्रवेश द्वार पूरी तरह से नया रूप ले चुका है। यह आपके चंदोसी के नज़दीक आटा का स्कूल भी पूरी तरह से रिफॉर्म स्कूल है। बच्चों को बिना यूनिफॉर्म प्रवेश नहीं मिलता। पढ़ाई और खेल दोनों के समय को नियमित कर दिया गया है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने इसे अन्य सभी पीएम श्री विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। कहा कि संभल का ये पीएम श्री विद्यालय अन्य स्कूलों के लिए रोल मॉडल बन सकता है। अन्य स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को यहाँ भेजा जाएगा ताकि वे इस मॉडल से प्रेरणा ले सकें। ये पहल न सिर्फ सरकारी स्कूलों की छवि बदल रही है बल्कि गाँव और छोटे कस्बों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई उम्मीद दे रही है। देखिए कि जनपद संभल में शिक्षा क्रांति की गूंज और जो जनपद संभल में शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षण कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी एक गर्व की बात है। और जनपद संभल में 16 पीएम श्री विद्यालयों के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके लिए भी गर्व की बात है कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए और अपने विद्यालय के भौतिक वातावरण को निर्मित करने के लिए और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के नवाचार से आपका नाम भी रोशन हो रहा है। और हमें आशा है कि आप अपने विद्यालय में इस प्रकार से शिक्षण कार्य करेंगे कि जो इस समय आप अपने विद्यालय में नई पौध को तैयार कर रहे हैं, ये आने वाले समय में नए बट वृक्ष बन करके आपके विद्यालय का, आपके गांव का और आपका नाम रोशन करेंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम जनपद संभल में शैक्षिक क्रांति के गिजू भाई दिवा स्वप्न के तृतीय खंड का पार्ट 3 पढ़ेंगे, क्योंकि इस तृतीय खंड में 3 पार्ट हैं। बड़ा है तृतीय खंड। गिजू भाई को 6 माह उस स्कूल में पढ़ाते हुए हो गए हैं। 6 माह के बाद अब 1 वर्ष का समय दिया गया है। 6 माह में उन्होंने विद्यार्थियों को क्या क्या सिखा दिया, कैसे सिखा दिया, ये हम 2 वीडियो में आपको बता चुके हैं। और आज इस तीसरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गिजू भाई के इस तीसरे खंड की बात शुरू कर रहे हैं। तृतीय खंड 6 महीनों के अंत में। तो तृतीय खंड अब प्रारंभ कर रहे हैं और इसका पहला पार्ट आज हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा, पहले पार्ट की ओर चलते हैं। आज पहला पार्ट प्रारंभ करते हैं इस वीडियो में। प्रतिवर्ष की प्रथा के अनुसार इस वर्ष भी हमारी पाठशाला ने बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। डायरेक्टर महोदय पधारने वाले थे, यानी 6 माह के बाद डायरेक्टर महोदय आने वाले हैं। वे जब भी आते पाठशाला में अवश्य पधारते। पाठशाला की तरफ से उस दिन एक जलसा किया जाता। जलसा का मतलब समारोह, और छात्रगण उसमें संवाद करते, कविताएं गाते, कवायद करते, कवायद का मतलब परफॉर्मेंस करते, और फिर साहब अच्छा काम करने वाले छात्रों को पुरस्कृत यानी इनाम देते।
हमारे छात्रों को भी कुछ ना कुछ दिया जाता था और उस दिन पाठशाला में मिठाई बंटती थी। सब कक्षाओं के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके हमारे प्रधानाध्यापक ऐसे छात्रों को चुन रहे थे जो उनकी राय में अच्छे गाने वाले, अच्छे बोलने वाले और अच्छी तहजीब वाले थे। होता भी है, जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है तो आप फंक्शन में उस विद्यार्थी को रोल देते हैं, उस विद्यार्थी को मंच पर बुलाते हैं जो आपका सबसे योग्य होता है। होना क्या चाहिए कि सबको उनकी योग्यता, रुचि और उनकी काबिलियत के अनुसार उनको कोई ना कोई रोल प्ले देना चाहिए। नेपथ्य में किसी बच्चे को नहीं रखना चाहिए। इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं कि जब एक शिक्षक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से आवेशित करते हुए शिक्षा देता है तो उस प्रकार की शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। और जब एक शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि और योग्यता को ध्यान में रखकर शिक्षा देता है तो उसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। लेकिन मेरी कक्षा के लड़के चुनाव में उपस्थित ना थे। प्रधानाध्यापक जी ने मुझसे इसका कारण पूछा तो मैंने जवाब में कहा, जी मेरी कक्षा के लड़के इस काम में भाग नहीं ले सकेंगे। क्यों? ये सब तो सिर्फ डायरेक्टर महोदय को खुश करने और उनसे प्रशंसा पाने के लिए ही किया जा रहा है। हाँ, यही तो हमारी पुरानी प्रथा है और हमारे अधिकारी महोदय की यही इच्छा है। जी हाँ, होगी, लेकिन मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करता। मैं इसमें भाग नहीं लूँगा, मेरी कक्षा के लड़के भी भाग नहीं लेंगे। ये बात गिजू भाई ने कहा। क्यों? क्योंकि देखिए कि अब तक जो समारोह आयोजित हो रहा है वो किस लिए? कि अधिकारी को प्रशंसा के लिए। और देखते भी हैं आप लोग कि जब भी कोई आपके इंस्पेक्शन होता है तो आप अपने उसी विद्यार्थी को खड़ा करते हैं। जैसे अगर इंस्पेक्शन बोर्ड ने कहा, अधिकारी ने कहा कि भाई हम आपकी कक्षा का इंस्पेक्शन करेंगे और हम जानना चाहते हैं बच्चों को क्या याद है, तो अगर आपकी कक्षा में कोई गीता नाम की लड़की होशियार है तो आप क्या करते हो? गीता खड़े हो, 20 का 19 का पहाड़ा सुनाओ। यानी कि इसका मतलब है कि आपने सबसे, वो अधिकारी को मौका भी नहीं देते कि वो अपनी मर्जी से खड़ा करे, आप ही खड़ा कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अधिकारी को प्रशंसा, खुश करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये बात गिजू भाई को पसंद नहीं थी। गिजू भाई की सोच अलग थी और आपको भी गिजू भाई की सोच के अनुसार कार्य करना होगा। तो गिजू भाई ने कहा मेरी कक्षा के लड़के भी भाग नहीं लेंगे, तो मुझे साहब को इसकी सूचना करनी होगी। आप मेरे साथ सहयोग नहीं करते और मेरे काम में बाधा डालते हैं। जी आप अवश्य उन्हें लिखिए, मैं उन्हें समझाने की चेष्टा करूंगा। अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। उसी जोश और घबराहट में प्रधानाध्यापक जी ने साहब के पास मेरी शिकायत लिख भेजी। जलसे के लिए पाठशाला के दूसरे लड़कों का चुनाव हुआ। श्याम सुंदर और भीमा शंकर संस्कृत श्लोक बोलने के लिए, देवा सिंह और खेमचंद कविता गाने के लिए, चंपक और रमणी की नेमीचंद और सर्जनलाल संवादों के लिए और बाकी के ऊंचे पूरे, मोटे ताजे और दिखनौटे 5-15 लड़के छात्र कवायद के लिए चुने गए। मैं मन ही मन काँप उठा। मैंने कहा शाबाश है प्रधानाध्यापक को और शाबाश है शाला को और शिक्षा की वर्तमान रीति नीति को। इनमें से हर एक छात्र ऐसा चुना गया है जिसे अपने विषय से कोई सरोकार नहीं। श्याम सुंदर और भीमा शंकर के कंठ को सुरीले हैं, ब्राह्मण के लड़के हैं, घर में संस्कृत का वातावरण है, बस इसलिए वे पसंद किए गए हैं कि संस्कृत उन्हें आती है। लेकिन उन बेचारों को लाख पचने पर भी कुछ याद नहीं रहता। इस लोग रट कर उनका दम निकल जाएगा, पर इस परिस्थिति में और हो ही क्या सकता है। मैं मनी मन दुखी होता हुआ घर गया, खाना खा ही रहा था कि इतने में बड़े साहब की चिट्ठी मिली। कार्यालय में आकर मुझसे मिलिए, थोड़ा काम है। मैं जानता था कि क्या काम है। भगवान का नाम लेकर मैं साहब के कार्यालय में पहुंचा। मैंने देखा कि उनके मुंह पर गुस्सा था। मारे गुस्से के चेहरा तमतमाया हुआ था, भौहें चढ़ी हुई थी, निमुचे होंठ कुछ कुछ हिल रहे थे, बड़े ही नाराज दिखाई दे रहे थे। मुझे देखकर कहा बैठो, और फिर बोले तुम्हारी कक्षा के लड़के जलसे के कार्यक्रम में भाग क्यों नहीं लेंगे? उनमें कुछ लड़के तो सुंदर और होशियार हैं। मैं मन में शांत था किंतु दिमाग मेरा भी गर्म था। मैंने जवाब में कहा तो क्या सुंदर और होशियार लड़के दूसरों का मनोरंजन करने के लिए हैं? दूसरों के सामने नाच कूद कर पाठशाला के लिए झूठी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए हैं? मेरा ये तेज जवाब सुनकर साहब को शांत हुए और बोले वही हमारे लिए जलसा कोई नई बात नहीं है, कई वर्षों से रिवाज चला आ रहा है। जब डायरेक्टर साहब आते हैं तब ऐसा ही होता है। क्षमा कीजिएगा साहब, मैंने भी जरा नरम होकर कहा रिवाज चाहे जो रहा हो, मेरी राय में वह ठीक नहीं, हमें उसे बंद कर देना चाहिए। ये तो सरासर ढोंग और दिखावा है और डायरेक्टर साहब को भी धोखा देना है। धोखा कैसे? ये बात गिजू भाई और बड़े साहब यानी शिक्षा अधिकारी के बीच हो रही है। प्रधानाध्यापक ने गिजू भाई की शिकायत कर दी। जी जो कुछ हम उन्हें नहीं दिखावेंगे वह सब छात्रों को मार मार कर और रटा रटा कर ही तो तैयार किया जाएगा ना। हमारी पढ़ाई का वह सच्चा और स्वाभाविक परिणाम तो होगा नहीं। कई दिनों तक रिहर्सल चलेगा, जोरों की रटाई होगी,
तब कहीं लड़के तोतों की तरह उसे पढ़ेंगे, और सो भी पीछे से मदद मिलने पर। इसमें लड़कों का समय और शक्ति दोनों नष्ट होंगे। देखा होगा आज भी क्या होता है कि जब किसी विद्यार्थी को किसी रोल मॉडल में, किसी प्लेइंग पार्ट में तैयार किया जाता है, तो पीछे से शिक्षक या शिक्षिका खड़े हो जाते हैं और वो उसको बताते हैं, रटाते हैं, क्योंकि बच्चा भूल जाता है। तो ये, और बच्चा वो नहीं भूलेगा जो अंदर से रेडी होगा। इसमें लड़कों का समय और शक्ति दोनों नष्ट होंगे, उनकी पढ़ाई पिछड़ेगी। जिन छात्रों को जिस काम के लिए आज चुना गया है वे इनकी योग्य नहीं है, उन्हें तो मार मार कर के हकीम बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें विश्वासघात क्या है? जी, विश्वासघात तो ये है कि हम साहब पर यह असर डालना चाहते हैं कि हमारे लड़के होशियार हैं, हमारी पाठशाला सुंदर है, हमारा काम नमूनेदार है। लेकिन असल में हम क्या हैं और क्या नहीं, वह तो हम अच्छी तरह जानते हैं। साहब कुछ देर को चुप रहे, बैठे विचार करने लगे। मैंने आगे कहा, जी हम लोग तो ढोंग करते ही हैं, लड़कों को भी हम उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमारे साहब भी हमसे खुश होने का अभिनय करेंगे और इनाम देते समय कहेंगे, इन छात्रों ने जिस बुद्धिमानी, योग्यता और अभिरुचि का परिचय दिया है उससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। सचमुच इनमें से कुछ छात्र तो इस बात का सुंदर विश्वास दिलाते हैं कि आगे चलकर ये अच्छे विद्वान, उत्तम नागरिक और सच्चे मनुष्य बनेंगे। इन्हें उत्साहित करने के लिए कुछ पुरस्कार रखे गए हैं। मैं इस योजना का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज इन छात्रों को ये पुरस्कार देते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। क्या ये बातें उनके हृदय से निकलेंगी? तो जानते तो वो भी है ना, सच्चाई सब जानते हैं, लेकिन सच्चाई को यहाँ जानते हैं और सच्चाई को यहाँ से कहना बहुत बुद्धिमानी और कड़वाहट की बात होती है। क्या वे नहीं जानते कि सारा कार्यक्रम केवल उनकी खुशामद के लिए है? इन इनाम पाने वाले लड़कों से रटाया ना जाए, विशेष परिश्रम के साथ इन्हें तैयार ना किया जाए, तो यूँ ही ये कैसे विद्वान नागरिक और मनुष्य हैं, सो तो आप, हम और इनके माँ बाप सभी भली भांति जानते हैं। साहब ने कहा, भाई तुम पढ़े तो हो लेकिन गुने नहीं हो, व्यवहार की बातों में भी बहुत कच्चे हो। तुम्हारे लिए सभी बातें सैद्धांतिक हैं, लेकिन हमें तो सभी को देखना पड़ता है। मैंने कहा, जी सच है, फिर भी मैं इसमें भाग नहीं ले सकूंगा, मुझसे ये धांधली सहन नहीं होगी। ये बात गिजू भाई ने कही थी। तो तुम क्या करोगे? जी, मेरी कक्षा को आप इस प्रपंच से दूर ही रखिए, लेकिन इससे तो बड़ी कठिनाई पैदा होगी। भला दूसरे शिक्षक और अधिकारी मुझे क्या कहेंगे और मेरी कठिनाइयाँ कितनी बढ़ जाएंगी। अरे मुझे तो ये आशा थी कि तुम्हारे कक्षा के अच्छे लड़कों को देखकर साहब अधिक प्रसन्न होंगे, पर तुम तो। मैंने कहा, जी आप मुझे इससे तो मुक्त ही रखिए। मैं डायरेक्टर महोदय के मनोरंजन के लिए कुछ नहीं करूँगा। मैं ऐसा कोई प्रबंध करूँगा कि लड़कों का समय भी बर्बाद ना हो, शक्ति का अपव्यय भी ना हो और उन्हें ढोंग और दिखावा भी ना करना पड़े। आप उन्हें मेरी कक्षा में लाइएगा। मुझे विश्वास है कि मेरे कार्यक्रम से आप और भी दोनों प्रसन्न होंगे। वे कुछ देर तक सोचते रहे, फिर मुस्कराए और मुझसे बोले, अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे प्रधानाध्यापक के नाम एक पत्र लिखे देता हूँ, वे तुम्हें इस काम से मुक्त रखेंगे। लेकिन देखो, तुम उन्हें चिढ़ाना नहीं, वे बेचारे पुराने ख्याल के आदमी हैं, तुम हो उमंग भरे नौजवान। मुझे तो दोनों को संभालना है और तुम तो जानते ही हो कि ये काम कितना कठिन है। मैंने मन ही मन साहब की प्रशंसा करते हुए कहा, अच्छा साहब, अब आज्ञा हो चलूं? पाठशाला में आज बड़े उत्साह के साथ तैयारियां चल रही थी। साहब पधारेंगे, डायरेक्टर साहब पधारेंगे, बड़े और छोटे अफसर, गांव के नागरिक और जनता, विद्यार्थी और शिक्षक सभी आ चुके थे। मेरे साथी शिक्षकों की अजीब स्थिति थी, दिल धुक धुक कर रहा था, चेहरे पर उदासी थी, फिर भी तनकर खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे और अपने अपने काम में व्यस्त थे। प्रधानाध्यापक जी ने हमारी पाठशाला के उद्यमी लड़कों को एक ओर बुलाया। कौन लड़कों को? उद्यमी लड़कों। और उन्हें धमकाते हुए, देखो हराम खोरो, जरा भी उद्यम या गड़बड़ की तो कल अच्छी तरह धुनाई करूँगा, समझे? तालियों की गड़गड़ाहट और संगीत के साथ डायरेक्टर साहब पधारे। प्रधानाध्यापक ने पाठशाला का वार्षिक विवरण बड़ी शान से और बुलंद आवाज में इस तरह पढ़कर सुनाया, मानो लोगों को ये विश्वास दिला रहे हों कि वे कांप नहीं रहे हैं, इसीलिए वे बार बार तनकर पढ़ते थे। पर विवरण समाप्त होने से पहले ही अंदर से उनका कुर्ता प्राय भीग चुका था, मतलब अंदर से पसीना थे और बाहर से तनकर खड़े थे और उनकी आवाज़ में खरखरापन आ चुका था। विवरण वाचन के बाद रेसिटेंशंस के अर्थात कविता पाठ और संवाद का कार्यक्रम शुरू हुआ। लड़के ग्रामोफोन की तरह कविता पढ़ने लगे। उनके मुंह पर किसी भी प्रकार के कोई हाव भाव ना थे। वे जोर से और हाथ पैर हिलाकर बोलते थे। दुख केवल इतना ही था कि कविताएं पसंद की गई थी। वे सुंदर, सरस और अच्छे कवियों की होते हुए भी इतनी कठिन थीं कि छात्र उन्हें समझ नहीं सकते थे। बेचारे बिना समझे पढ़ते थे, पढ़ कर के अभिनय करते थे और अपनी रसिकता का परिचय दे रहे थे।
ये कैसा था सब? बनावटी। तो गिजू भाई यही चाहते थे कि बनावटी कार्य नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, और आज शिक्षकों को भी यही करना चाहिए। आज आप देखते हैं कि एक बच्चा क्यों पिछड़ जाता है, क्योंकि उसको बनावटी तरीके से ये सिद्ध बता दिया जाता है कि तुझे क्लास में टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, उसकी रियलिटी को बुझा दिया जाता है। अंदर से वो क्या बनना चाहता है? इंजीनियर बनना चाहता है, बेचारा बाप के कहने पर डॉक्टर बन गया। साइंस आर्ट पढ़ना चाहता है, शिक्षक के कहने पर ये विषय ले लिए। तो ऐसी स्थिति में उसकी रियलिटी समाप्त हो जाती है, उसके अंदर क्या है वो समाप्त हो जाता है। यही हाल संवादों का था। संवाद तो उपदेशपूर्ण ही होते हैं। जो उपदेश बड़ों के मुंह से हमें शोभा देते, वे ही बालकों के मुंह में लज्जा का कारण बन रहे थे। उपदेशों का यह प्रहसन बहुत ही बेहुदा था। अकेला मैं ही नहीं, स्वयं डायरेक्टर साहब भी इसे अनुभव कर रहे थे। इसी कारण में मूंछों में हंस भी रहे थे। मेरे साथी शिक्षक अगर तटस्थ होकर इसे देखने का प्रयत्न करते तो उन्हें भी ऐसा ही अनुभव होता, लेकिन तटस्थ नहीं, वो तो बनावटी थे। सम्मेलन समाप्त हुआ। साहब ने आभार माना, अपना हर्ष प्रकट किया, इनाम बांटे गए। प्रधानाध्यापक, बड़े अधिकारी और दूसरे सब आज के इस कार्य से संतुष्ट दिख रहे थे। साहब ने शिष्टाचार के रूप में कहा, आपकी पाठशाला का काम देखकर मुझे संतोष हुआ है। इतने में हमारे साहब ने बड़े साहब से विनती की, चौथी कक्षा के 2 शिक्षक आपको अपना कुछ काम दिखाना चाहते हैं। उस पर्दे की आड़ में उन्होंने कुछ प्रबंध किया है। साहब ने बड़ी सदाशयता का परिचय दिया। वे तत्काल राजी हो गए। मैं पर्दे के पीछे चला गया। तीसरी घंटी के साथ मैंने पर्दा खोला। बीच में मैं और आसपास मेरे विद्यार्थी थे। हमारी कक्षा में प्रतिदिन गाया जाने वाला एक गीत हम प्रार्थना के रूप में गा रहे थे। कमरे में शांति का साम्राज्य था। सब असमंजस में पड़े थे कि अचानक ये नाटक कैसे? प्रार्थना के बाद छात्रों ने कचहरी में जाऊंगा नामक एक खेल शुरू किया। एक लड़का चूहा बना, कमर से रस्सी बांधकर उसने अपनी पूंछ बनाई, सिर पर काला कपड़ा ओढ़े था और 4 पैरों से चलकर वह चूं चूं कर रहा था। एक लड़का दर्जी, दूसरा बेल बूटे वाला, तीसरा मोती वाला, चौथा मृदंग वाला, 5वां राजा और छठा मैं का था। मैं राजा का सिपाही था। पात्र सब हमेशा की सादी पोशाक में थे। राजा टेबल पर रौब और शान से बैठा था, सिर पर तिरछी टोपी पहने था। सिपाही ने अर्थात मैंने अपनी मूँछों पर ताव देकर मूँछें खड़ी कर ली थी। साफा कुछ टेढ़ा बांध लिया था और हाथ में एक धुरी थी। मृदंग वाले के पास मदंग था, दूसरे सब खाली हाथ थे। हमारा रंगमंच बिल्कुल सादा था। पर्दे के पीछे एक तख्ते पर सारा कार्यक्रम लिखा रखा था। कमरा साफ, झाड़ा और बोहरा हुआ था। फर्श पर एक छोटी दरी एक छात्र के घर से मंगाकर बिछाई थी। पाठशाला में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो रंगमंच की शोभा के लिए रखी जा सके। फिर भी पीपल और नीम की डालियां काटकर पत्तियों से दीवारें सजा दी गई थी। फर्श पर लड़कों ने रंग बिरंगी खड़िया से अपनी पसंद के चित्र बनाए थे। चूहे का नाटक शुरू हुआ और ख़त्म हुआ। बड़े और छोटे साहब सब शांत भाव से देखते रहे। छोटे यानी विद्यार्थी तो बड़ी ही दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, बड़े भी आश्चर्य में डूब कर देखे जा रहे थे। ये क्या, ये नवीनता कैसी, ये नाटक कैसा? मुझे कहना चाहिए कि लड़कों ने नाटक सुंदर ढंग से खेला था। वे गलती नहीं कर रहे थे। प्रॉम्प्टर कोई रखा ही ना गया था। जहाँ जरा भी गलती का शक होता था वहाँ मैं ही प्रकट रूप से उसे सुधार देता था। दूसरा नाटक बुढ़िया का, तीसरा खरगोश का खेला गया। ले देकर पर्दा एक ही था। सीनरी नाम लेने को ही ना थी। लड़के कभी सिर पर कपड़ा ओढ़ लेते थे तो कभी हाथ में छड़ी ले लेते थे। बाकी सारा दारोमदार तो लड़कों के अभिनय पर ही था, क्योंकि अभिनय सिखा रहे थे। 6 माह हो गए सिखाते हुए। अंतिम प्रार्थना के बाद नाटक का कार्य समाप्त हुआ और मैं रंगमंच पर आया। मैंने नाटक के मैनेजर की हैसियत से अपने दर्शकों से कहा, सज्जनों, हमारे इन नाट्य प्रयोगों को शांतिपूर्वक देखने के लिए हम हृदय से आपका उपकार मानते हैं। इस संबंध में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आशा है आप सुनने की कृपा करेंगे। अब गिजू भाई बोल रहे हैं। ये 4ठी कक्षा के विद्यार्थी हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि इस अवसर पर हम भी अपने नाटक क्यों ना खेलें, तो ये शहर तैयार हो गए। इन्होंने बड़े उत्साह और तत्परता का परिचय दिया। तुरंत ही नाटक पसंद किए गए। जो कहानियाँ इन्होंने पढ़ी और सुनी थी, आपके सामने अभी उन्हीं का अभिनय इन्होंने किया है। मैंने इनसे कहा था कि जिस तरह हर हफ्ते हम बिना किसी तैयारी के नाटक खेलते हैं, उसी तरह इस बार भी खेलेंगे। हमारी कक्षा में कोई चीज़ रटाई नहीं जाती। छात्रों को कहानी की वस्तु भली भांति याद रह जाती है। हर पात्र जानता है कि कहानी में उसका कथन क्या है। फिर तो रंगमंच पर कहानी का संबंध बनाए रखकर प्रसंग के अनुसार ये यथेच्छ वार्तालाप कर लेते हैं। आज आप देखिए, आपको बता दें, संवाद स्थापित करना और विद्यार्थी के वाचन कौशल का विकास करना प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य होता है। लेकिन ये मेरा अनुभव है कि यदि अभी आप अपने ही विद्यालय का सर्वे कर लें तो कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं, अगर आपकी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं
तो 100 में से 100 के 100 को जीव है, लेकिन मंच पर आकर के बिना किसी झिझक के बोलने की हिम्मत 100 में से केवल 10 विद्यार्थियों को होगी। क्यों? क्योंकि कक्षा में आज जो वातावरण है उसमें विद्यार्थी को प्रश्न पूछने की छूट ना होना, विद्यार्थी को कुछ भी पूछने की छूट ना होना, विद्यार्थी को सामने आकर बोलने का अवसर ना देना, विद्यार्थी को बीच में रोकने, बोलने, टोकने का अवसर ना देना। है तो नाम की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, लेकिन प्रभुत्व शिक्षक का होता है। विद्यार्थी को जब तक आप खिलने का और उसे बोलने का अवसर ना देंगे, वो कैसे बोलना सीखेगा। तो आज हम देखते हैं कि विद्यार्थी बोलने में इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं। नंबर तो उनके 90% है, 95% है, लेकिन अगर उनसे कह दिया जाए कि 2000 की भीड़ के सामने आपको बोलना है, तो 100 में से 10 ही विद्यार्थी तैयार होते हैं, और वो भी पहले से तैयारी करके तब बोलेंगे। मतलब एकदम बिल्कुल जीव तो है ना, तो कुछ भी बोलो, लेकिन उनको हमने सिखाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उनको संवाद स्थापित करना, मंच पर लाना, ये सब नहीं सिखाया। अभी आप देखिए, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने पीएम श्री विद्यालयों के बच्चों से मंच का संचालन कराया था। बहुत अच्छा अभिनव प्रयोग था। आप भी इस प्रकार के प्रयोग अपने विद्यालय में प्रतिदिन कीजिए। सीन, सीनरी और वेशभूषा तो नाटक का गौण अंग है। महत्वपूर्ण अंग तो अभिनय और भाव प्रदर्शन का है। हम इसी पर विशेष ध्यान देते हैं, वेशभूषा का तामझाम नहीं रखते। इससे अभिनय को विकास का पूरा अवसर मिलता है। आपने अभी यहाँ जो कुछ देखा है, उससे आपको भी यही प्रतीति हुई होगी। मेरे छात्रों को इस कार्य में बड़ा मज़ा आता है, वे इसे हृदय से चाहते हैं। उन्हें कभी शाबाशी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने काम से उन्हें अपने आप ही संपूर्ण संतोष हो जाता है। सज्जनों, जिस प्रेम और शांति से इन छात्रों का ये नाटक आपने देखा है, उसके लिए मैं पुनः आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। डायरेक्टर साहब के मुंह पर प्रसन्नता खेल रही थी, क्योंकि अब उनको वास्तविकता, देखिए जब हम वास्तविकता को देखते हैं ना, तो अंदर से प्रसन्नता होती है, होठों से नहीं, और पता लग जाता है देखने के बाद कि ऊपरी हंसी है या आंतरिक हंसी है। डायरेक्टर साहब के मुंह पर प्रसन्नता खेल रही थी। मैं बड़ी देर से इस बात को देख रहा था। वे तुरंत ही उठे और बोले, आई कैन नॉट बट कॉन्ग्रेचुलेट बोथ द टीचर एंड द टॉट फॉर द रियल ट्रीट दे गेव अस दिस आफ्टरनून. It was splendid. I felt I was in a new school in my country, England. It was really charming to see little kiddies playing mouse and tailor and king and so forth and so on, all spontaneous and free, all recitation and cramming is a thing of the past. Oh, it is a terrible demon, it is ugly, soul killing. यानी कि आत्मा को झकझोर देने वाली ये सब घटनाएं थीं जो रियल थीं, बिल्कुल एकदम। श्री लक्ष्मी शंकर और उनके विद्यार्थियों ने अभी अभी जिस खेल में हमारा वास्तविक मनोरंजन किया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उनका काम सचमुच ही सुंदर था। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा मानो मैं अपनी मातृभूमि इंग्लैंड में हूँ। बेहतरस निसंदेह अद्भुत था। जबकि ये नन्हे नन्हे बालक स्वयं स्फूर्ति से चूहे, दर्जी और राजा का अभिनय कर रहे थे। रेसिटेशन और रटे हुए संवादों का जमाना अब लग चुका है। ये चीज़ें वास्तव में क्रूर, असभ्य और आत्मा का नाश करने वाली है। इतना कहकर भी कुछ ठहरे और फिर कहने लगे, आई अगेन से, मैं फिर कहता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। आज का ये काम देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ है। आई वुड नॉट गिव देम प्राइज, इसके लिए मैं इन्हें इनाम नहीं दूंगा। द जेन्युइन प्लीजर दे फेल्ट वाइल एक्टिंग, नाटक खेलते समय इन्होंने जो वास्तविक आनंद हो रहा था, इज ए ग्रेटर एंड बेटर रिवार्ड देन एनीथिंग एल्स, इसके लिए वह सच्चा इनाम है। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। वेरी ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड, बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही प्रसन्न। मैं फिर कहता हूँ कि आज का ये काम देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ है। इसके लिए मैं इन्हें इनाम नहीं दूंगा। नाटक खेलते समय इन्होंने जो वास्तविक आनंद हो रहा था, इसके लिए वही सच्चा इनाम है। सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। सम्मेलन समाप्त हुआ, लोग अपने अपने घर को चले गए। साहब की खुशी का ठिकाना ना था। उन्होंने बड़े साहब के साथ मेरा परिचय कराया और मेरे प्रयोग की बात भी कही। साहब ने मेरे साथ हाथ मिलाते हुए कहा, ब्रेवो, शाबाश, यू आर सक्सीड, आप सफल हुए। गो ऑन विद योर एक्सपेरिमेंट, इसके प्रयोग को लगातार चलाते रहो। दिस इज समथिंग, रेस्ट इन शाम एंड बॉस। असली शिक्षा प्रयोगों में ही है, असली शिक्षा यही है। शाबाश, आप अपने काम में सफल हुए, ऐसे प्रयोग बराबर करते रहिए। असल शिक्षा तो इसी में है, और तो सब निरुपयोगी है, निरा ढोंग है। मतलब देखा जाए, बुक्स ओरिएंटेड, मार्क्स ओरिएंटेड एजुकेशन इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? जो आंतरिक शक्तियों का विकास करते हैं।
मतलब तात्पर्य, आंखें सबको है, शिक्षा ये सिखाती है कैसे अच्छा देखें। कान सभी के पास है, शिक्षा सिखाती है कैसे अच्छा सुने। जीव सभी के पास है, शिक्षा सिखाती है कैसे अच्छा बोले। हाथ सभी के पास है, शिक्षा सिखाती है कैसे इनसे सदकर्म अच्छे कर्म करें। पैर सभी के पास है, शिक्षा सिखाती है कि जब ये पैर चले तो सदगति के लिए चले। और ब्रेन सबके पास है, शिक्षा सिखाती है जब भी इसका यूज हो अच्छे कार्यों के लिए, विकसित कार्यों के लिए और सद कार्यों के लिए हो। तो शिक्षा कभी भी ये नहीं कर सकती कि कोई बनावटी चीज़ है। शिक्षा का कार्य, स्वामी विवेकानंद की परिभाषा भी याद होगी आपको। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा वह है जो अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। अंतर्निहित शक्तियां, मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां निहित हैं, बस इनका विकास शिक्षा करती है। डायरेक्टर के इन शब्दों ने मेरे साहब के मन में कैसी गुदगुदी और कितना गर्व पैदा किया होगा आप सोच सकते हैं। मैं तो अत्यंत प्रसन्न था ही। मैं घर गया, सचमुच आज मैं आनंद मग्न था। साहब ने मुझसे हाथ मिलाया और मुझे शाबाशी दी। यही कारण था, पर सच्चा कारण तो ये था कि आज मेरे प्रयोगों की कद्र की गई थी। मैंने सोचा साहब तो एक पॉलिटिकल ऑफिसर है, उन्हें इस नई पाठशाला और उसके संबंध की समस्त बातों का क्या पता होगा। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने अपने लड़के को यूरोप की किसी नई से नई पाठशाला में पढ़ने के लिए भर्ती कराया है और इसीलिए वे नई शिक्षा से प्रेम करते हैं। रात को मेरे 2-4 साथी शिक्षक मुझसे मिलने आए। वे मुझसे पूछ ही रहे थे कि डायरेक्टर साहब ने मुझसे क्या कहा और क्या नहीं, कि इतने में तो हमारे अफसर की चिट्ठी आ गई और मैं उनके घर चला गया। साहब आज प्रसन्न थे। डायरेक्टर साहब ने पाठशाला के काम से संतोष जो प्रकट किया था, जाते ही साहब ने मुझे कुर्सी दी और स्वयं आराम कुर्सी पर लेटते लेटते बोले, भाई पहले मुझे ये तो बताओ कि लड़कों ने नाटक रटे थे या नहीं। मैंने कहा जी आपके मन पर उनके काम की कैसी छाप पड़ी। साहब ने कहा मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ, लेकिन लड़कों ने ये सब याद कैसे किया होगा, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बातें की थी। मैंने कहा जी आप सच कहते हैं, मैंने उन्हें कहानियाँ सुनाई थी, कहानियाँ उन्हें पसंद आई थी। कहानी के पात्रों के मनोभावों के साथ उन्होंने एकात्मता का अनुभव किया था। जो बातें उन्होंने वास्तव में अपना ली थी उन्हीं को भी अपने ढंग से प्रकट कर रहे थे। साहब ने पूछा लेकिन अभिनय उन्हें किसने सिखाया। मैंने कहा सिखाता कौन, हम हर हफ्ते नाटक खेलते हैं, मैं स्वयं उसमें भाग लेता हूँ और लड़के तो सम्मिलित होते ही हैं। मैं अपने पात्र के हाव भाव जैसे मुझे आते हैं उनके सामने प्रकट करता हूँ, वैसे ही लड़के भी अपने पात्रों के हाव भाव प्रकट करते हैं। साहब ने कहा लेकिन ये होता कैसे है, मैं तो समझ नहीं पाया। मैंने कहा साहब छात्रों की आंखें खुली रहती है ना, वे दर्जी, बढ़ई, कुम्हार, चूहे आदि को देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, कहानी में उनका जो वर्णन आता है उसे भी सुनते हैं। ईश्वर ने उन्हें कल्पना शक्ति भी दी है, इसलिए वे अनुभव और कल्पना का मेल मिलाकर अभिनय करते हैं। उनको जैसा सूझता है वैसा करते हैं। वे खुद ही अपने परीक्षक होते हैं। वे देख लेते हैं कि अनुभव और कल्पना को रंगमंच पर किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। मतलब आप देखिए कि विद्यार्थी को स्वयं इस काबिल बनाना है कि वे स्वयं के अनुभव और कल्पना को रंगमंच पर किस प्रकार व्यक्त करते हैं। शिक्षा क्या है, अभिव्यक्त करना सिखाती है, आंतरिक शक्तियों की उपयोगिता सिखाती है। साहब ने कहा जी तो बहुत ही गंभीर और कठिन बातें हैं। मैंने कहा जी हाँ, किन लड़कों को इन बातों का ऐसा ख्याल थोड़ा ही होता है, ये तो मैं कहूँ कि उनके कार्यों का पृथक्करण करके आपको सुना रहा हूँ। साहब ने कहा ठीक है, इसी मैं समझा। भाई सचमुच आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। डायरेक्टर साहब आज बहुत ही खुश थे। मैंने कहा और वे खुश ना होते तो भी नाटक का काम तो जारी ही रहता, खुश नहीं होने से मतलब नहीं है, क्योंकि गिजू भाई खुश करने को थोड़ी पढ़ा रहे हैं ना, गिजू भाई तो रियल को आगे लाने को पढ़ा रहे हैं। साहब बोले कि तुमने इन प्रयोगों की बात मुझसे तो कभी कही नहीं, शायद प्रधानाध्यापक और दूसरे शिक्षक भी नहीं जानते होंगे। मैंने कहा जी सच है, मैंने कभी उनसे इसका जिक्र नहीं किया। उनके विचार में तो सब बेकार है, वे तो 6 माही परीक्षा के लिए कोर्स तैयार कराने में लगे। साहब ने पूछा लेकिन उन्हें पता तक ना चला, ये कैसे संभव हुआ। मैंने कहा जी हम हर हफ्ते बाहर घूमने जाते हैं और वहीं खेल के रूप में ये सब क्या करते हैं। मैं अपने साथ एक चादर ले जाता हूँ, उसी का पर्दा बना लिया जाता है, 2 लड़के उसे पकड़कर खड़े हो जाते हैं, इस तरफ देखने वाले और उस तरफ खेलने वाले। साहब ने पूछा क्या सच कह रहा हूँ। मैंने कहा जी ठीक कह रहा हूँ। साहब उत्साहित होकर बोले अच्छा तो अब मैं अपनी पाठशाला की सब कक्षाओं में नाटक का कार्यक्रम भी रखूँगा। डायरेक्टर साहब को तो ये बहुत ही पसंद है। सचमुच नाटक बड़ी सुंदरता के साथ खेले गए थे, रेसिटेशन आदि का झगड़ा ना रखें, हाँ तो हानि ही क्या है। मैंने कहा जी मैं तो इस विचार का हूँ, फिर जैसा आप चाहें कर सकते हैं। साहब ने कहा बस मैं यही करूँगा। बड़े साहब भी तो यही कहते थे कि वी डिमांड डैमनेट क्रेमिंग, यस आई आल्सो रिमेंबर माई डेज ऑफ क्रेमिंग। सत्यनाश हो इस रटाई का, हाँ मुझे भी अपने वे दिन भली भांति याद है जब मैं भी रटा करता था, पर चूंकि मैं बचपन से ही थोड़ा बुद्धिशाली रहा हूँ इसलिए मुझे अधिक कठिनाई नहीं हुई। दूसरे लड़के तो बेचारे रट रट कर मरे जाते थे। वी डैम्ड क्रेमिंग, मैं अपने मन में मुस्करा रहा था। मैंने सोचा आज बड़े साहब के पधारने से मेरा बड़ा काम बन गया।
मेरे प्रयोगों में आज का ये अनुभव भी महत्व का है। मैं घर गया और चैन की नींद सो रहा। तो अब इसी के साथ आज हम यहीं तक इसको समाप्त करेंगे। इस द्वितीय खंड के 3 उपखंड हैं। पहले उपखंड को आज हमने किया है, 2 उपखंड हम कल या अगले वीडियो में बताएंगे और आप इसको आराम से सुनेंगे। बहुत आनंद आएगा, क्योंकि पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हैं। और फिर इस बार हम पुनः 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जो द्वितीय स्कूल चलो अभियान का चरण होगा, पुनः आपसे प्रत्यक्ष रूप से आपके विद्यालय में संभवतः मुलाकात करेंगे, संभवतः आपसे बातें होंगी। ओके, नमस्कार।